क्या हाल है सुनिए एगो बात बोलते हैं। आप लोग जो है ना बड़ी अकबकाते हैं, समझे। देखिए अब सबको सीट मिल जा रहा है ना। बताइए कोई खड़ा है, पीछे में खड़ा है तो आ जाइए ना, बैठाते हैं। आगे में जगह खाली है, आ जाइए आगे में बैठाते हैं हम आपको। बैठिए हो, बैठने दीजिए। चलिए तो आपसे यही कह रहे हैं कि जब सब लोग को अब सीट मिल जा रहा है, समझे, तो थोड़ा आराम से आइए। देखिए कहीं कुछ हो जाएगा ना तो आप लोग को तो कुछ नहीं होगा, फंस जाएंगे हम, समझे। क्या हुआ? सीढ़ी घेरवा देंगे, उसको भी आप लोग तोड़ दीजिएगा। समझे। है सुनिए यही बोल रहे हैं, समझे। नहीं तो फिर हम बैच का टाइम कम कर देंगे, बैच का टाइम कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए अभी 2 घंटा का बैच रहता है तो प्रयास ये रहता है कि 1.5 घंटा कम से कम हम आपको पढ़ा दे। 1.5 घंटा पौने 2 घंटा हम आपको पढ़ा दे। देखिए दुर्घटना हो जाएगा तो पूरा हम बर्बाद हो जाएंगे। तो उससे बेहतर यही है कि हम कुछ ना कुछ कर देंगे। आप लोग अगर नहीं संभलिएगा 1-2 दिन में, ऐसे अकबका करके काम कीजिएगा तो फिर हम कुछ दूसरा उपाय करेंगे, वही बैच का समय हम कम कर देंगे, समझे, ताकि दिक्कत ना हो। अब देखिए बड़ी दिक्कत हो जाता है, बहुत डर होता है हम लोग को, समझे। उस रूम में बैठे हुए रहते हैं, बहुत डर होता है। आप लोग कब क्या कर लीजिएगा अपने में। तो रिक्वेस्ट है, जब बैठने के लिए अब जगह आप लोग को मिल जा रहा है तो कम से कम इतना बात मानिए, थोड़ा आराम से आइए, समझे। बैठने के लिए जगह नहीं मिलता तब एक प्रॉब्लम था कि हाँ प्रॉब्लम है, जगह नहीं मिल रहा है, जाना है जल्दी। अब तो ऐसा है नहीं, अब तो सबको जगह मिल जा रहा है। दीजिए कॉपी दीजिए। लास्ट क्लास किए थे। जितना सीट है उतने का एडमिशन है, ऐसा थोड़े है ज्यादा का एडमिशन ले लिए। जितना सीट है उतने का एडमिशन, तब तो सबको जगह मिल गया है। अब बीच का बात बोलते हैं, जब आते हैं एडमिशन के वक्त कम करवाने के लिए, 4,500 ने 3,000, 2,500। तब आइएगा आप, बीच में वाला जो बोल रहे हैं ना, आइएगा आप, 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे। अरे बाबा रे। चलिए आइए अब पढ़ते हैं।
जिससे उठा के पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। इस बैच में तो लड़की सब हमेशा चेंजे होते रहती है। जब भी पूछने का प्रयास करते पता चलता है नई लड़की आ गई है। लड़कों में कुछ नया नजर आ रहा है। सब पुरनका सब पीछे में बैठने लगे हैं का? फटा उठा चला है बैच में का? नहीं चला है तब का है? अभी ये से अगला सीट छोड़ दिए हैं। अरे हीरो कराओ ये। हाँ बोलिए। आ, किस आधार पर अनुच्छेद 352 लागू होता है तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है? कितना प्यार से तोड़ तोड़ के हम समझाते हैं। बोलिए हो। युद्ध और बाह्य आक्रमण। खड़ा रहिए आप। खड़ा होइए। खड़ा होइए। उधर उधर उसको खड़ा कीजिए। उसको खड़ा होइए आप। हाँ उधर आगे वाले नहीं पीछे वाले। आप बताइएगा अनुच्छेद 19 के अलावे अन्य किसी अधिकार को निलंबित करना हो तो उसकी घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? आराम से जवाब दीजिए सोच करके। बताए हैं कौन अनुच्छेद? आए बोलिए ना हो कुछ हो। आए क्या बोल रही है? 359 बोली है कि कुछ और बोली है? क्या बोल रहे थे आप ही बोलिए। 319 बोली थी। 319 बोली थी। साथ दे रहे हैं। अच्छा बैठिए पढ़िए लिखिए। रो खड़ा होइए। उधर खड़ा होइए। मौलिक कौन सॉरी आपात के दौरान कौन दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? आपात के दौरान कौन दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? 19 और 16। 19 और 16 निलंबित नहीं होता है। 19 और 16 भाई महाराज आप लोग पढ़ते न भट। 20 और पूछेंगे आप चिंता मत कीजिए। ये तो शुरुआत है आज। लीजिए लीजिए न हो बैठिए बाहर निकलिए। शुरुआत है आज। अंतिम शुरुआत भी इसी से कर रहे हैं अंतिम भी इसी से करेंगे। होमवर्क दिए हुए थे हमको याद है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक बीच में 4 को छोड़ के। आज फटियाए हैं आपसे पहले वाला बैच में भी। ठीक है जल्दी आइए जल्दी आइए। छोड़ कैसे देंगे क्या बात करते हैं? है आप लोग पढ़ते उड़ते न बट पढ़ते उड़ते न है जी। लीजिए 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 न हो। चलिए आइएगा।
लास्ट टाइम हम जो है आपको क्या समझाए थे? न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन समझाए थे, ठीक है। तो अब देखिएगा, अनुच्छेद 13 लिखाए थे? नहीं लिखाए थे, 12 तक लिखाए थे, 13 समझाए नहीं थे, नहीं समझाए थे, नहीं समझाए थे। सुनिए 13 क्या कहता है। भारतीय संविधान के, आप लोग पंखा को इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है, पंखा को इधर उधर मत किया कीजिए। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में कुछ भी नहीं है। वो अनुच्छेद 13 समझाए थे, पता नहीं आप लोग भूल जाते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? नहीं समझाए थे, नहीं समझाए थे। क्या हुआ? आवाज कम है भाई, आवाज कम कहाँ है, आवाज बहुत है, बहुत आवाज है। शांति बनाइएगा तब ना आवाज पहुंचेगा, शांति बनाइए आवाज पहुंचेगा, शांति नहीं बनाइएगा आवाज नहीं पहुंचेगा। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है सुनिएगा। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि संविधान लागू होने के पहले, संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, संविधान लागू होने के पहले या संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने से पहले अगर कोई निर्मित विधि है, संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से पहले कोई निर्मित विधि है, कोई निर्मित विधि या कानून है, वह मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करती है तो वह मान्य नहीं होगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 13 यह भी कहता है कि संविधान लागू होने के बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करती है तो वह भी विधि मान्य नहीं होगा, वह भी विधि मान्य नहीं होगा। अर्थात कुल मिलाकर के देखिएगा तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार से संबंधित कानून को सुरक्षा प्रदान करता है, मौलिक अधिकार से संबंधित कानून को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो संविधान लागू होने से पहले कोई निर्मित विधि मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करता है तो वह मान्य नहीं होगा। संविधान लागू होने के बाद भी अगर कोई निर्मित विधि मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करता है तो वह भी मान्य नहीं होगा। अर्थात मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 13 के तहत। अनुच्छेद 13 के बाद आगे है अनुच्छेद 14। तो अब देखिएगा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार 6 प्रकार का होता है। उसमें पहला आपको समानता का अधिकार होता है। समानता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक क्लियर है। तो 14 से 18, तो 14 से 18 को जब आप पढ़ेंगे ना तो हर प्रकार से समानता स्थापित करने की बात की गई है, तो उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले अनुच्छेद 13 लिखिएगा, लिखिएगा अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 लिखिएगा। अनुच्छेद 13 डैश देकर, संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले अथवा संविधान लागू होने से पहले अथवा अथवा संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने से पहले अथवा संविधान लागू होने के बाद बाद
बाद निर्मित विधि, निर्मित विधि निर्मित विधि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करती है, मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करती है, तो वह विधि, तो वह विधि मान्य नहीं होती है, तो वह विधि मान्य नहीं होती है, तो वह विधि मान्य नहीं होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है, मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए, तो ये अनुच्छेद 13 की बात हो गई। अब देखिएगा, मौलिक अधिकार 6 गो है। 6 गो में जो पहला मौलिक अधिकार है वह है आपको समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की हम बात करें तो जो समानता का अधिकार है इसकी चर्चा है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। अब देखिएगा, इन अनुच्छेदों में समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 14 की हम बात करें तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे, कानून के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे। लेकिन इसका अपवाद राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संसद सदस्य है, विधानमंडल के सदस्य हैं और राजनयिक या राजदूत हैं, राजनयिक या राजदूत हैं। इन लोगों को समान विधि से शासित नहीं किया जाता है, इन लोगों को समान विधि से शासित नहीं किया जाता है। तो एक प्रकार से कहिए तो जो अनुच्छेद 14 है यह विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष जो है सभी लोग क्या है, एक समान है, कानून के समक्ष सभी लोग एक समान है। लेकिन इसका अपवाद है राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अगर हम अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता स्थापित करने की बात करता है। जो अनुच्छेद 15 है यह आपको सामाजिक समानता, यह आपको सामाजिक समानता स्थापित करने की बात करता है, सामाजिक समानता स्थापित करने की बात करता है। तो यह अनुच्छेद क्या कहता है, सुनिएगा, समझिएगा। यह अनुच्छेद यह कहता है राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य अपने नागरिकों के बीच जन्म, मूल स्थान, लिंग अथवा अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि इस भेदभाव को समाप्त कर समाज में समानता स्थापित करेगा, समाज में सभी लोगों को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा। इसी को सामाजिक समानता हम लोग कहते हैं। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 को जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात की गई है, अवसर की समानता की बात की गई है। तो अब देखिएगा
क्या है ये अवसर की समानता? अनुच्छेद 16 यह कहता है कि, अनुच्छेद 16 की हम बात करें तो अनुच्छेद 16 यह कहता है कि राज्य के अधीन होने वाली नियुक्ति या नियोजन में, राज्य के अधीन होने वाली नियुक्ति या नियोजन में सभी लोगों को एक समान अवसर दिया जाएगा, सभी लोगों को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अर्थात राज्य के अधीन जो वैकेंसी निकलता है उसमें सभी लोगों को एक समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है एससी, एसटी और ओबीसी। एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण प्राप्त होता है, एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण प्राप्त होता है। और आरक्षण के कारण ही अगर किसी वैकेंसी में जनरल कैटेगरी के लोगों को 5 बार अवसर दिया जाता है तो ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 7 बार, एससी, एसटी कैटेगरी के लोगों को 10 बार, क्योंकि उन लोगों को आरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उन लोगों को जो है आरक्षण प्राप्त है। यही अवसर की समानता है। आगे है आपको अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 की हम बात करें तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। अस्पृश्यता या छुआछूत, समझ गए, या छुआछूत के अंत की घोषणा करता है। ये अस्पृश्यता या छुआछूत क्या होता है? आप अपने गांव समाज में देखते होंगे, स्पेशली जो डोम जाति के लोग होते हैं, डोम जाति के लोग होते हैं, उसके शरीर में आप सटना नहीं चाहते हैं। और ऐसा गांव घर में यह अवधारणा है कि अगर हम सट जाते हैं तो जो है अछूत हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, फिर गंगा जल अपने शरीर पर छीट करके हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, समझ गए। तो ऐसा थोड़े होता है कि किसी के शरीर में छू दिए तो हम अछूत हो गए, समझ गए, या नीचे हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस लोगों के मन का जो है ना ये भ्रम है। और हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक छुआछूत की अवधारणा लगातार देखने को मिली है। और जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तो उस दौरान भी छुआछूत व्यापक स्तर पर भारतीय समाज में विद्यमान था। डॉक्टर अंबेडकर खुद भी निम्न जाति से आते थे, उनके साथ भी छुआछूत की भावना हुई थी। इसी वजह से जब डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने छुआछूत के समाप्ति की घोषणा मौलिक अधिकार में शामिल किया, मौलिक अधिकार में शामिल किया। और अगर कोई व्यक्ति छुआछूत या अस्पृश्यता का व्यवहार करते हुए पाया जाता है तो उन पर मुकदमा चला करके उन्हें जेल तक भेजा जा सकता है, समझ गए। तो छुआछूत या अस्पृश्यता के अंत की घोषणा अनुच्छेद 17 करता है। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 की हम बात करें तो अस्पृश्य सॉरी उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों के अंत की बात जो है आपको अनुच्छेद 18 करता है। तो अनुच्छेद 18 के तहत जो है आपको उपाधियों का अंत किया जाता है। अब देखिएगा, उपाधियों का तो अंत किया जाता है, लेकिन कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य की अगर हम बात करें तो वह सेना मिलिट्री, समझ गए, सेना या विद्या एजुकेशन, सेना या विद्या संबंधी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। सेना या विद्या संबंधी उपाधि जो है राज्य के द्वारा प्रदान किया जा सकता है, राज्य के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। उसके अलावे अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती है और कोई भी लोग अपने मन से कोई उपाधि भी धारण नहीं कर सकते हैं, कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। और यह जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के तहत ही भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सभी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सभी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। अनुच्छेद 18 के तहत ये समस्त पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण संवैधानिक पुरस्कार है। और संवैधानिक पुरस्कार है, इसी वजह से यह पुरस्कार
26 जनवरी की तिथि को दिया जाता है। 26 जनवरी जो कि भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण तिथि है, उस तिथि से एक दिन पहले या उस तिथि को जो है आपको भारत रत्न जैसे नागरिक सम्मान लोगों को प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत कांग्रेस की सरकार के द्वारा 1954 में किया गया। 1954 से लेकर 1977 ईस्वी तक यह पुरस्कार दिया गया। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी, और जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी तो भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया। मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा 1977 से लेकर 1980 ईस्वी तक भारत रत्न पुरस्कार बंद रहा। पुनः 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार बनी, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पुनः भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की और 1980 ईस्वी से लेकर आज तक लगातार यह पुरस्कार जो है चलता हुआ आ रहा है। क्लियर है? आप ये सब बात याद रखिएगा। तो अब आप देखिएगा, विधि के समक्ष समानता हो, समाज में समानता हो, नौकरी में अवसर की समानता हो, और अस्पृश्यता का अंत करके समाज में समानता स्थापित करने की बात हो, या उपाधियों का अंत करके सभी लोगों को एक समान दिखाने का प्रयास हो, कहीं ना कहीं ये सभी अनुच्छेद लोगों के बीच समानता की भावना का उद्गार करता है। समानता की भावना का उद्गार ये सभी के सभी अनुच्छेद आपको करते हैं। क्लियर है? और इन अनुच्छेदों में और भी कई सारी बातें हैं, जैसे कि आरक्षण की बात अनुच्छेद 16 में देखने को मिलेगा। फिर आरक्षण की बात अनुच्छेद 15 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आरक्षण पर हम चर्चा करेंगे, तो वहां पर अनुच्छेद 15-16 को फिर जो है हम लाएंगे, आरक्षण पर चर्चा हम आपके साथ करेंगे। जो SC ST को आरक्षण है, OBC को आरक्षण है। अगर हम SC ST की बात करें तो SC ST को तो मूल संविधान में ही आरक्षण प्राप्त है। मूल संविधान ही SC ST को आरक्षण देता है। लेकिन जो OBC है, OBC समुदाय के लोगों को मूल संविधान आरक्षण नहीं देता है। मूल संविधान OBC समुदाय के लोगों को आरक्षण नहीं देता है। OBC समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसको लेकर के दो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में, और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में। और बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सिफारिश पर ही OBC समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण दिया गया। OBC समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण दिया गया। और OBC समुदाय के लोगों को जो आरक्षण प्राप्त है, इंदिरा गांधी सॉरी विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल है 1989 से 1990। अपने छोटे से शासनकाल में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही OBC समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण दिया। तो OBC समुदाय के लोगों को उनका शुक्रगुजार हमेशा के लिए करना चाहिए कि OBC समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 27% तक आरक्षण दिया। और जब जानते हैं OBC समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया गया था, तो इस आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटीशन दर्ज हुए थे, कई सारे केस दर्ज हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था कि OBC समुदाय के लोगों को आरक्षण क्यों दिया गया है, OBC समुदाय के लोगों को आरक्षण क्यों दिया गया है। स्पेशली जो सामान्य वर्ग के लोग थे, सामान्य वर्ग के लोग ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनका यह आरोप था कि OBC समुदाय के लोगों को आरक्षण ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों की सुनवाई इंदिरा सहनी बनाम भारत संघवाद 1992 के माध्यम से किया। और इंदिरा सहनी बनाम भारत संघवाद 1992 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के मुद्दा को सुलझाते हुए जो OBC समुदाय के लोगों को 27% आरक्षण प्रदान किया गया था, उसे वैध करार दिया। समझिएगा, उसे वैध करार दिया। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि OBC समुदाय के अंतर्गत भी वैसे लोग जिनका इनकम अधिक है, उन्हें OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
इसी के लिए एक शब्द आया है क्रीमी लेयर, परतदार, समझ गए, मलाईदार, मलाईदार परत, मलाईदार परत, क्रीमी लेयर, समझिए क्रीमी लेयर। आज के डेट में ओबीसी समुदाय के वैसे लोग जिनका इनकम प्रति वर्ष 8 लाख रुपया या उससे अधिक है, वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है, और जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए ओबीसी समुदाय के लोगों को आप देखते होंगे कि एक सर्टिफिकेट बनाता है, नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी समुदाय के लोग ये सर्टिफिकेट बनाते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, मतलब हम क्रीमी लेयर श्रेणी में नहीं आते हैं, मतलब हमारा इनकम 8 लाख रुपया से कम है। अगर आपके पास एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, तो आपको ओबीसी आरक्षण मिलेगा, और अगर आपके पास एनसीएल नहीं है तो आपको ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए लालू यादव, यादव समुदाय से आते हैं और ओबीसी में है, तो उन्हें क्या आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसका इनकम 8 लाख रुपया है, बताइए उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, समझिए नहीं मिलेगा। या अन्य नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं, और कुर्मी समुदाय भी ओबीसी में आता है, तो क्या नीतीश कुमार को आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा, समझ गए, नहीं मिलेगा। उनका इनकम 8 लाख रुपया होगा, सालाना 8 लाख रुपया होगा, नहीं होगा, समझ गए। और आप लोग को पता नहीं होगा कि पूरे पटना में जो सबसे मेन चौराहा है ना, सब पे नीतीश कुमार का जमीन है, चाहे वो डाक बंगला चौराहा हो, या गांधी मैदान के आसपास का क्षेत्र हो, या सेंट्रल मॉल बिल्डिंग हो, या प्रकाश झा का जो बिल्डिंग है वो कौन पीएन मॉल है, समझिए P&M मॉल, उसके आसपास, यानी जितना प्रमुख चौराहा ना, बोर्डिंग रोड चौराहा हो, समझ गए, सब जगह पटना में जितना महत्वपूर्ण चौराहा है, कोई ऐसा चौराहा नहीं होगा जहां नीतीश कुमार का जमीन नहीं होगा, लेकिन पता लोगों को नहीं है, समझ गए। अब कहिएगा हमको कैसे पता है? तो है पता, बस जानिए सीधा, ठीक है। चलिए, अरे कोई भी आज के डेट में दूध का धोया हुआ नहीं है, कोई भी नेता हो, कोई भी नेता हो, उससे मतलब नहीं है, समझे। नीचे से लिखिए, हाँ बोलिए। क्या हुआ? है ऐसा थोड़े होगा। क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए। उसको नहीं लगेगा, उसको एनसीएल थोड़े लगेगा। हाँ, आरक्षण कैसे मिलता है? नौकरी में आरक्षण थोड़े मिलता है। अरे आरक्षण उसको मिलता है, सिर्फ लोकसभा विधानसभा चुनाव में आरक्षण मिलता है, अन्य चीज में आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक है। चुनाव में आरक्षण मिलता है, ठीक है, चुनाव में मिल सकता है, अन्य चीजों में नहीं मिलता। जैसे नौकरी सब है वो तो एससी में आएगा, ठीक है ना, अन्य चीजों में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए लिखिएगा, अब ऑनलाइन वाला सब क्या क्या खिचड़ी पका रहा है हो। चलिए लिखिए, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, लिखिएगा डैश देकर। इसकी चर्चा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18,
तक है। हर परीक्षा के लिए है सोनू जी। पूछ रहा है सर फाउंडेशन बैच किस एग्जाम के लिए? हर परीक्षा के लिए है। फाउंडेशन करके जो देना है दीजिए आप, हर परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। आगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, हाँ अनुच्छेद 14 नहीं, अगला पॉइंट मारिए। अनुच्छेद 14 इसमें इसमें विधि के समक्ष समानता, इसमें विधि के समक्ष समानता, इसमें विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। अर्थात कानून के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे। अर्थात कानून के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे। इसका अपवाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसका अपवाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य, इसका अपवाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य, होता है। यह अनुच्छेद संविधान का मूल लक्षण है। यह अनुच्छेद संविधान का मूल लक्षण है। जिस कारण इस अनुच्छेद को समाप्त, यह अनुच्छेद संविधान का मूल लक्षण है, जिस कारण इस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे अनुच्छेद 15, यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी व्यक्ति के साथ जन्म,
कौमा मूल स्थान, जन्म कौमा मूल स्थान कौमा लिंग इत्यादि आधार पर, इत्यादि आधार पर भेदभाव, इत्यादि आधार पर भेदभाव, भेदभाव पर प्रतिबंध, भेदभाव पर प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाएगा, अर्थात, अर्थात, अर्थात राज्य, अर्थात राज्य सामाजिक समानता स्थापित करेगा, अर्थात राज्य सामाजिक समानता स्थापित करेगा, अर्थात राज्य सामाजिक समानता स्थापित करेगा। आगे अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 डैश देकर यह अनुच्छेद कहता है, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य के अधीन होने वाली नियुक्ति या नियोजन में, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य के अधीन होने वाली नियुक्ति या नियोजन में यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य के अधीन होने वाली नियुक्ति या नियोजन में राज्य सभी लोगों को राज्य सभी लोगों को एक समान अवसर प्रदान करेगा, अर्थात एक समान अवसर प्रदान करेगा, अर्थात अवसर की समानता स्थापित करने की बात कही गई है, अर्थात अवसर की समानता स्थापित करने की बात कही गई है। अवसर की समानता स्थापित करने की बात कही गई है। इसका अपवाद एससी, एसटी और ओबीसी है। अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया, ईडब्ल्यूएस भी है ना, उसको भी आरक्षण मिलता है ना। इसका अपवाद एससी, एसटी, ओबीसी है। आगे अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 डैश देकर अस्पृश्यता या छुआछूत, अस्पृश्यता या छुआछूत, अस्पृश्यता या छुआछूत छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है,
आगे, मोबाइल है हाथ में हो, अठारह, 18 अनुच्छेद 18, यह अनुच्छेद यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे एगो पूछ रहा है पार्टिस्टा और समानता अंतर बता दीजिए। पार्टिस्टा क्या होता है और प्रतिष्ठा, हे भगवान। एगो पूछ रहा है सर रॉबर्ट क्लाइव को किस ईयर बंगाल का गवर्नर बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव जो है 2 शासनकाल में बना है, 1757 से 1760 और 1765 से 1767। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता न हो। आप थोड़ा सा समेंदर कुमार जी क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए, ठीक है, तब कुछ देखेंगे। यह अनुच्छेद उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। यह अनुच्छेद उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। फुल स्टॉप। यह अनुच्छेद, उसी में कंटिन्यू, यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर सेना या विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नहीं करेगा, फुल स्टॉप। इस अनुच्छेद के तहत ही, इस अनुच्छेद के तहत ही भारत रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। हाँ, वो भी दिया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। फुल स्टॉप। यह पुरस्कार 1954 ईस्वी में शुरू हुआ। यह पुरस्कार 1954 ईस्वी में शुरू हुआ। फुल स्टॉप। पहली बार केंद्र में 1977 ईस्वी में, पहली बार केंद्र में 1977 ईस्वी में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी तथा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, तथा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने।
मोरारजी देसाई बने जिन्होंने मोरारजी देसाई बने तथा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने जिन्होंने जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार 1977 ईस्वी में जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार 1977 ईस्वी में बंद कर दिया। फुल स्टॉप। 1977 से 1980 ईस्वी तक 1977 से 1980 ईस्वी तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया। पुनः 1980 ईस्वी में जब कांग्रेस की सरकार बनी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो उन्होंने उन्नीस सौ 1980 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1980 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत दोबारा की। नोट दे करके लिखिएगा। अगर कोई भारतीय व्यक्ति लगता है पंखा और क्लासरूम में होना चाहिए, नहीं हो ना, उस टाइप का पंखा। अच्छा 2000 4000 रुपया, 4000 कहाँ, 4000 तो फी है और आगे जो है फी बढ़ा रहे हैं। रूम ओनर जो है 10% रूम रेंट हम लोगों का बढ़ा दिया है, ठीक है, तो फी बढ़ा रहे हैं अगले मंथ से। ये मई है, 1 जून से फी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने तरफ से थोड़े, हम अपना तो जमीन बेच के पैसा देंगे नहीं, उतना पैसा समझे। तो जो है फी कर रहे हैं 1 टाइम पेमेंट 5100, इंस्टॉलमेंट 6100, समझेगा। दरोगा का अगला बैच का फी है 15,000 रुपया। बताइए, हम तो सोच रहे हैं 15,000 रुपया रखें। अरे उस पे 15,000 लाख मेहनतों करेंगे, समझे। हाँ, पोस्टिंग होने के बाद, यहाँ पे पोस्टिंग से पहले ये बहुत लोग देने के लिए तैयार है। हमको नहीं चाहिए आपका पोस्टिंग होने के बाद पैसा, पोस्टिंग होने के बाद डबल ले लीजिएगा। अच्छा चलिए लिखिए,
अगर कोई भारतीय दूसरे देश, अगर कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देशों से दूसरे देशों से उपाधि ग्रहण करना चाहता है, लड़की लोग, आप लोग को फायदा मिल रहा है जी 50% का। आप लोग कितना में एडमिशन करवाए हैं सब? 2250। तो फायदा तो आप लोग को मिल ही रहा है, समझे? लड़की लोग को आरक्षण दिए हैं। अरे लड़का लोग पैसा इधर उधर खर्चा करता है, इसी वजह से आप लोग से पैसा ले लेते हैं। हाँ? अगर कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देशों से उपाधि ग्रहण करना चाहता है तो उसकी अनुमति राष्ट्रपति से पूर्व लेनी होती है। तो उसकी अनुमति राष्ट्रपति से पूर्व लेनी होती है। तो उसकी अनुमति राष्ट्रपति से पूर्व लेनी होती है। चलिए, ये समानता के अधिकार की बात हुई। समानता के अधिकार के बाद जो है अगला है आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले लेगा। लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझे? देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ जानते हैं? मान लीजिए कि हमको अमेरिका के सरकार से कोई उपाधि लेना है, अमेरिका की सरकार हमको कोई उपाधि दिया, हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं, तो हम पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे कि हमको ग्रहण करना है या नहीं करना है। अगर राष्ट्रपति हमको अनुमति दे दिया तो हम ग्रहण करेंगे, राष्ट्रपति अनुमति नहीं दिया तो हम ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ जी, कोई भी, उससे मतलब नहीं। चलिए, दूसरा नंबर पे है स्वतंत्रता का अधिकार। है, हल्ला मत कीजिए, मछली बेच रहे हैं भाई महाराज, बोतल में तो थोड़ा सा पानी। भारत जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। है, आप लोग बड़ी हल्ला करते, सुनिए नो भाई महाराज। नहीं सुनिएगा तो होमवर्क दिए हुए हम सुनना शुरू कर देंगे। इससे पहले बैच में पूछ लीजिएगा, कोई देखे हैं ना? आप लोग नहीं देखे? फटियाए हैं जी, देखे हैं ना? तो अब तो शांति बनाइए। स्वतंत्रता का अधिकार, है, सुनिए, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 है, 22 तक है, 23 तक, 22 तक है। अब देखिएगा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 की हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 7 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता था, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है। तो जो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है
वह कौन कौन है सुनिएगा। अनुच्छेद 19 का क्लाउज 1 का ए या को, यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है। विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है। विचार एवं अभिव्यक्ति अर्थात आपके मन में जो विचार है, जो भी आपके मन में विचार है, उसकी अभिव्यक्ति कीजिए, अर्थात आपको बोलने का अधिकार देता है। बोलने का अधिकार, तो आपको जो बोलने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस या मीडिया को भी आजादी दिया गया है। जो प्रेस या मीडिया को आजादी दिया गया है वह बोलने के अधिकार के अंतर्गत ही दिया गया है। जो यह अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के तहत ही झंडा फहराना हम लोगों का मौलिक अधिकार है। झंडा फहराना हम लोगों का मौलिक अधिकार है। और एक चीज यहां पर ध्यान से याद रखिएगा कि आपको बोलने का अधिकार है, और बोलने के अधिकार के साथ साथ चुप रहने का भी अधिकार है। जैसे बोलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, वैसे ही चुप रहने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है। हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, हमें पूरी आजादी है, लेकिन हम वैसा बात नहीं बोल सकते हैं जिससे देश की एकता एवं अखंडता प्रभावित हो। जिससे देश की एकता एवं अखंडता प्रभावित हो, उस प्रकार की बात हम नहीं बोल सकते हैं। अगर वैसा हम बोलते हैं तो हम पर देशद्रोह या राजद्रोह का केस चला करके जो है हम पे कानूनी कार्रवाई करके हमको जेल भेजा जा सकता है। तो बोलने का अधिकार है, लेकिन अब ये नहीं कि बोलने का अधिकार है तो हम कुछ बोलना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। देश की एकता अखंडता प्रभावित नहीं होना चाहिए, सदाचार नहीं बिगड़ना चाहिए, यानी सब चीज सही स्थिति में हो। आपके बोलने से जो है ना दंगा ना फैले, समझ गए? तो ये सब चीज है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 की, 19 के 1 के क की, तो इस अनुच्छेद के तहत चुप रहने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है। और यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अभिवादन नहीं करना चाह रहा, नहीं गाना चाह रहा है, तो आप उससे जबरदस्ती जो है नहीं गब्बा सकते हैं। आप उससे जबरदस्ती नहीं गब्बा सकते हैं कि नहीं आपको गाना ही होगा। बहुत सारे मुस्लिम नेता ऐसे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रगान का अभिवादन नहीं करता है। अगर जबरदस्ती कोई उससे करवाता है, मतलब उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि चुप रहने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। अब देखिएगा, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 के 1 के ख या बी। अनुच्छेद 19 के 1 के ख या बी की हम बात करें तो यह हमें अधिकार देता है कि बिना हथियार या बिना अस्त्र शस्त्र के हम सभा कर सकते हैं। बिना हथियार या बिना अस्त्र शस्त्र के जो है हम सभा कर सकते हैं, सभा करने का अधिकार। यही कारण है कि जिसको जब मन होता है वहां सभा करना शुरू कर देता है। आपको भी मन है गांधी मैदान में सभा करने का, आप कर सकते हैं, समझ गए? क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 के 1 का सी या ग। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संघ बनाने का अधिकार, पार्टी बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये तमाम प्रकार के अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 का सी या ग देता है। यही कारण है कि जिसको जो पार्टी बनाने का मन होता है, जिसको जो संगठन बनाने का मन होता है,
वो बना लेता है, समझिए वो बना लेता है, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है। आपको भी लालू यादव के तरह कोई पार्टी बनाना है तो आप भी बना सकते हैं, समझ गए, आप भी बना सकते हैं। कोई फलना चिलना ढेकना जो नाम है, जो भी मन है आपका, आप नाम देकर के पार्टी बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, समझ गए। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 19 के 1 का डी या घ। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह पूरे भारतवर्ष के भीतर आ जा सकता है बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के आ जा सकता है, समझ गए। तो आप देखते होंगे, आपको मन है जम्मू कश्मीर जाने का, आप चले जाइए, तमिलनाडु जाने का मन है तमिलनाडु चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश जाने का मन है अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, गुजरात जाने का मन है गुजरात चले जाइए। जहां आपको जाना है आप पूरे भारतवर्ष के भीतर आ जा लीजिए, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, कोई नहीं कहेगा कि आप गुजरात क्यों जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर क्यों जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में भ्रमण का अधिकार आपको है, बिना रोक टोक के पूरे भारतवर्ष में भ्रमण का अधिकार आपको है, और यह आपका मौलिक अधिकार है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 के 1 का ई या अंग। अगर हम इस अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह पूरे भारतवर्ष के भीतर कहीं भी जमीन खरीद कर बस सकता है, पूरे भारतवर्ष के भीतर कहीं भी जमीन खरीद कर बस सकता है। अगर आपके पास पैसा है ना तो आप जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीद कर बस सकते हैं, तमिलनाडु में भी जमीन खरीद कर बस सकते हैं, गुजरात में भी जमीन खरीद कर बस सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी जमीन खरीद कर बस सकते हैं, आप कहीं भी जमीन खरीद कर बस सकते हैं, समझ गए। इसके बाद आपको अगला है अनुच्छेद 19 के 1 का एफ या चौ। यह अनुच्छेद मूल संविधान में संपत्ति अर्जित करने का अधिकार देता था, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार देता था, लेकिन इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 19 के 1 का जी या छ। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपना आजीविका चलाने हेतु अर्थात अपना जीवन यापन करने हेतु कोई भी व्यवसाय कर सकता है, अपना जीवन यापन करने हेतु कोई भी व्यवसाय कर सकता है, जो व्यवसाय करने का मन है आप कर सकते हैं, लेकिन वैसा कोई भी व्यवसाय आप नहीं कर सकते हैं जिसे किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो। जैसे बिहार में, बिहार की राज्य सरकार के द्वारा शराबबंदी कानून लागू की गई है, तो आप इस अनुच्छेद के आधार पर नहीं कह सकते हैं कि हमको शराब का व्यापार करने ही दीजिए, क्योंकि जो व्यापार प्रतिबंधित है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो बिहार में आप शराब का व्यापार नहीं कर सकते हैं, अन्य चीजों का व्यापार आप बिहार में कर सकते हैं, लेकिन शराब का व्यापार जो है आप बिहार में नहीं कर सकते हैं, बिहार में नहीं कर सकते हैं, समझ गए। इसके अलावा अन्य कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कीजिएगा नौकरी होगा, मेहनत नहीं कीजिएगा नौकरी नहीं होगा। अगर सुबह में 9 बजे उठिएगा, 1 घंटा सुबह में चाय दुकान पे गुजारिएगा, 1 घंटा शाम में चाय दुकान पे गुजारिएगा, 3 घंटा यूट्यूब पे गुजारिएगा, 2 घंटा दोस्त के रूम में गुजारिएगा, कॉपी किताब से कोई नाता रिश्ता नहीं, 8 घंटा सोइएगा, नौकरी नहीं होगा। जैसे आए थे बैग बांध करके, वैसे बैग बांध करके वापस जाना होगा। अब तो पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, अगर नौकरी नहीं होगा तो पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, पेट तो हवा पे नहीं चलता है। अब आप चाहिएगा कि कोई बिजनेस कर ले, आटा चावल का दुकान कर ले, पान का दुकान कर ले, पानी पूरी का दुकान कर ले, कुछ भी कर ले, समझे, कुछ भी कर ले, तो कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, समझ गए। अभी ने शराब बेचना शुरू कर दीजिएगा, समझे। तो ये चीज है, देखिए ये कैसे याद होगा, ये देखिए आराम से हम आपको याद करवा देंगे, आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। देखिए चलिए
सबसे पहले जो है हमको बोलने का अधिकार मिला। जब हमको बोलने का अधिकार मिला ना, हमको बोलने का अधिकार जब मिला तो हम सब लोग को बोल बोल करके जो है कहे कि चलिए सभा करते हैं, कुछ करना है, समझ गए। तो बोल बोल करके लोगों को पटाए, समझ गए, पटाए लोगों को। देखिए आप लोग तो कुछ दूसरे मीनिंग ले लेते हैं हो। बोल बोल करके लोगों को मनाए, समझ गए, मनाए, लोगों को मना लिए, जाकर के गांधी मैदान में सभा किए। जितना उम्मीद नहीं था उससे ज्यादा लोग गांधी मैदान में आ गया। काफी अच्छा लगा और हमको लगा कि नहीं पार्टी बनाना चाहिए। तो फिर हम एगो अपना राजनीतिक पार्टी बना लिए। अब पार्टी बनाने से तो काम नहीं चलेगा, पार्टी का तो उत्थान भी होना चाहिए। अब पार्टी का उत्थान तो घर बैठ के हो नहीं सकता है, पार्टी के उत्थान के लिए घूमना फिरना पड़ेगा। तब पूरे भारतवर्ष में घूमेंगे फिरेंगे, और जब पूरे भारतवर्ष में घूमेंगे फिरेंगे तो उस घूमने फिरने के दौरान जो है ना, चले गए कश्मीर, समझ गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमे फिरे। उसके बाद लगा कि नहीं कश्मीर का मौसम बड़ी सुहावना है, समझ गए, वहीं पे बस गए अपना। वहीं पे क्या हो गए, बस गए, वहीं पे जमीन खरीद करके बस गए। अब जमीन खरीद करके बस गए, पेट तो ऐसे चलेगा नहीं। अब वहां पे कोई व्यवसाय शुरू कर दिए, समझ गए, व्यवसाय शुरू कर दिए, और व्यवसाय करके पार्टी उटी आराम से चला रहे हैं, अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, आराम से पेट भात चल रहा है, समझ गए। तो गौर कीजिएगा, एकदम क्रमवार तरीका से है। सबसे पहले बोलने का अधिकार मिला तो लोगों को एकत्रित करके सभा किए, सभा करने के बाद पार्टी बनाए, पार्टी बनाने के बाद पार्टी के विकास के लिए पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। भारत भ्रमण के दौरान कोई जगह पसंद आ गया तो कश्मीर में या कहीं भी जमीन खरीद कर बस गए, और बसने के बाद अपना पेट चलाने के लिए व्यवसाय शुरू कर दिए। तो क्रमवार तरीका से नहीं याद रह जाएगा। पहले कौन अधिकार, और उसके बाद क्या कीजिएगा, सभा, उसके बाद पार्टी, उसके बाद घूमे, उसके बाद जमीन खरीद कर, और उसके बाद बिहार में शराब का व्यापार कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। लिखिए, हाँ यूपी में हो सकता है, यूपी में कोनो प्रतिबंधित थोड़े है शराब, यूपी में हो सकता है, यूपी में आप कर सकते हैं, यूपी में शराब का व्यापार आप कर सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा, ऑनलाइन वाला क्या सब कर रहा है हो। अरे पूछने दीजिए, अच्छा बैठिए, बाद में पूछ लीजिएगा, लिखिए, बाद में पूछ, लिखिए। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हेडिंग मारिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। 2 नंबर में स्वतंत्रता का अधिकार, 2 नंबर में स्वतंत्रता का अधिकार, लिखिएगा। इसकी चर्चा, स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 के बीच, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में है। अब हेडिंग मारिएगा, अनुच्छेद 19। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है। इसमें इसमें
इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है। मूल संविधान में छूट गया है क्या? हाँ उसी में, हाँ उसी में मूल संविधान में यह अनुच्छेद 7 प्रकार के स्वतंत्रता का प्रावधान करता था। जबकि वर्तमान में यह अनुच्छेद जबकि वर्तमान में यह अनुच्छेद 6 प्रकार के स्वतंत्रता जबकि वर्तमान में यह अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 19 का 1 का क या ए, अनुच्छेद 19 के 1 का क या ए, 1 नंबर में अनुच्छेद 19 के 1 का क या ए डैश देकर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के 1 का ए या को, अनुच्छेद 19 के 1 का ए या को, अनुच्छेद 19 के 1 का ए या को डैश देकर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने का अधिकार इस अनुच्छेद के तहत ही प्रेस या मीडिया को भी इस अनुच्छेद के तहत ही प्रेस या मीडिया को भी स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत ही प्रेस या मीडिया को भी स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत ही सुनिए इंटरनेट से मान लीजिए कि हमारे मन में जो विचार है, क्या हम अपना विचार इंटरनेट के माध्यम से नहीं रखते हैं? रखते हैं रखते हैं कि नहीं रखते हैं? इंटरनेट चलाना भी हमारा मौलिक अधिकार है और इस अनुच्छेद के तहत ही है। झंडा फहराना हम लोगों का मौलिक अधिकार है, इस अनुच्छेद के तहत है। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन अलग है, लिखिएगा। इस अनुच्छेद के तहत झंडा फहराना, इंटरनेट चलाना, इत्यादि हमारा मौलिक अधिकार है। आगे 19 के 1 का बी या खो, 19 के 1 के बी या खो,
डैश देकर बिना हथियार के सभा करने का अधिकार, बिना हथियार के शांतिपूर्वक, बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। आगे अनुच्छेद 19 के 1 का सी या गो। यह अनुच्छेद हमें संघ बनाने, पार्टी बनाने, यह अनुच्छेद हमें संघ बनाने, पार्टी बनाने या सहकारी समिति के गठन का अधिकार प्रदान करता है, या सहकारी समिति के गठन का अधिकार प्रदान करता है, या सहकारी समिति के गठन का अधिकार प्रदान करता है। आगे 19 के 1 का डी या घो, अनुच्छेद 19 के 1 के डी या घो लिखिएगा। यह अनुच्छेद हमें पूरे भारतवर्ष में, यह अनुच्छेद हमें पूरे भारतवर्ष में बिना रोक टोक, यह अनुच्छेद हमें पूरे भारतवर्ष में बिना रोक टोक भ्रमण करने का अधिकार, भ्रमण करने का अधिकार प्रदान करता है। आगे 19 के 1 का ई या अंग, ओआ कोखो आता है ना आप लोग को? आता है कि नहीं आता है? आता है ना? हो लिखिएगा। यह अनुच्छेद हमें पूरे भारतवर्ष के भीतर यह अनुच्छेद हमें पूरे भारतवर्ष के भीतर कहीं भी जमीन खरीदकर, कहीं भी जमीन खरीदकर कहीं भी जमीन खरीदकर बसने का अधिकार प्रदान करता है। जानते हैं जब अनुच्छेद 370 लागू था ना, तो कश्मीर में हम लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है, अब कश्मीरों में जमीन खरीद सकते हैं। पैसा रहेगा तब ना, पैसा आइए ना, जमीन खरीदिएगा कश्मीर में। पहले अपने गांव में जाकर के 2 कट्ठा खरीद लीजिए ना, औकात पता चल जाएगा। आगे 19 के 1 का जी या छो, अनुच्छेद 19 के 1 का जी या छो, एफ निरस्त न हो गया है। एफ निरस्त नहीं हुआ, बताए ना, तो बताए ना। हाय हाय
अब हो गया, लिखिए। देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है ना, असमानता को बढ़ावा देता, असमानता, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार अभी तक रहता ना, तो जितने अमीर लोग ना सब संपत्ति हड़प लेता, ठीक है। गरीब के पास बहुत कम संपत्ति होता, इसी वजह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है। समझे हम क्या बोले हैं? कुछ समझे हैं? नहीं समझे हो? आपको समझो में नहीं आएगा। समानता असमानता का मतलब समझते हैं? गरीब अमीर समझते हैं? अगर संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो हर लोग अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करता, ठीक है। और अभी भी हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये मौलिक अधिकार होता तो वो और अधिक करता। जो अमीर है वो और अधिक अमीर हो जाता, जो गरीब है वो और अधिक गरीब हो जाता। जब अमीर और अधिक अमीर हो जाएगा, गरीब और अधिक गरीब हो जाएगा, तो समानता स्थापित होगा समाज में या असमानता? क्या? और समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार है 14 से 18, समानता स्थापित होना चाहिए। अब कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? पीछे भेज दे। अनुच्छेद 19 के 1 का जी या 6, यह अनुच्छेद हमें आजीविका चलाने हेतु डैश देकर, हाँ, अनुच्छेद 19 के 1 के जी या 6 आजीविका डैश देकर, यह अनुच्छेद हमें आजीविका चलाने हेतु कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन वैसा व्यवसाय हम नहीं कर सकते हैं जिसे भारत सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा, जिसे भारत सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया हो। जैसे बिहार में शराब का व्यापार नहीं कर सकते हैं, जैसे बिहार में शराब का व्यापार नहीं कर सकते हैं, है? हल्ला मत कीजिए, कॉपी पढ़िए, जितना पढ़ा है पढ़िए जल्दी 1 मिनट में। पढ़िए भाई जी लोग। है भाई जी लोग, पढ़िए। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी ऑफलाइन वाले लोगों से,
बिट्टू सर के क्लास में थोड़ा सा शांति बना करके रखिए, ठीक है? नहीं तो फिर क्लास छोड़ देंगे तो फिर आप लोग हमको आकर के बोलते हैं। पढ़िए, अब पढ़िए, यही रिक्वेस्ट है, शांति बना करके रखिए। अरे पढ़िए जल्दी, पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए? नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़ रहे होंगे वो नहीं पढ़े होंगे। अरे ये जब नहीं है काम करता है तो इसको हटा दीजिए ना, काहे के लिए? खोल दीजिए इसको, झूठ मूठ का चलता भी ना है। तब पागल है साला, सब कोई काम करवाता है, कोई काम करवाता है, कामी का ने काम करवाता है। आए पढ़िए ना आप लोग अपना अपना, एक को ने पढ़ रहा है। आइए अब यहाँ पे बोर्ड पे आइए, याद करते हैं। समानता के अधिकार की चर्चा कौन अनुच्छेद से? विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा 19 से। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्र वर्तमान में? पहले क्या है? बोलना। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद यानी अनुच्छेद 19 के एक के ए में क्या है? बी में, सी में, डी में, ई में, जी में। बिहार में शराब का व्यापार कर सकते हैं? चुप रहना मौलिक अधिकार है। कोई भी पार्टी कोई भी लोग बना सकता है, हाँ या ना? इतना बात क्लियर है? चलिए अब सुनिए, होमवर्क कुछ दिए थे? क्या दिए थे? चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक, 4 को छोड़कर पढ़ के आए हैं? ईमानदारी से बताइए, पूछे? चलिए पूछते हैं, दीजिए तो। पीछे से पूछेंगे, आ रहे हैं पीछे, ठीक है? क्या आज छोड़ दे? अच्छा आज छोड़ दे, कितने कितने लोग हैं? छोड़ दे। अच्छा ठीक है, आज सही में छोड़ देते हैं, अगले क्लास में पक्का पूछेंगे। देखिए अच्छा अब अगले क्लास में देखेंगे। जो भी ऑनलाइन वाले हैं, शक्ति जी अनुच्छेद 14 फिर से बता दीजिए। इससे आगे अगले क्लास में है। हमको थोड़ा जगह दे दीजिए निकलने के लिए, आप लोग आ रहे हैं हम।